अच्छा ज्यादा तेज आया है, इधर तो सर इतना यहाँ तेज। तो ओके बहुत, सर। जम्मू में कम है। सर यहाँ बहुत ज्यादा है। सर पहले कश्मीर में बहुत फील हो गया। सर यहाँ सब लोग घरों से बाहर हैं सर, घर कोई नहीं, सब भाग गए। अच्छा सर दूसरी सर हम बार बाहर है अभी। दूसरी बार वाला बहुत ज्यादा तेज था सर। करें शुरू, क्या करना है, शुरू करते हैं। हाँ यस सर। फिर करते हैं। ओके दिस इज वन एलिमेंट, ठीक है। इस पे मैं स्ट्रेसेस का वैल्यू लिख रहा हूँ, आप लोगों को प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालनी है, ठीक है। इस पे फाइंड आउट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, फाइंड आउट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, और हमें साथ में अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी निकालना है। ठीक, कैसे निकाल सकते हैं? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया, सिग्मा मैक्स या फिर सिग्मा मिनिमम इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस दिस इज द टॉ एक्स वाई दिस का इज स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स इस केस में क्या है हमारे पास, +50, हमेशा ध्यान देना +50 या माइनस में देखना, ठीक है। तो सिग्मा वाई क्या है, -10, क्योंकि कॉम्प्रेसिव है, ठीक। और टाउ एक्स वाई मैंने आपको पहले बताया था कि ये पॉजिटिव फेस होता है ना, तो इस पर ये जो ऊपर का तरह साइन हो, इस तरह से ऊपर की तरफ शेयर स्ट्रेस हो, और ऊपर वाले फेस पे राइट की तरफ शेयर स्ट्रेस, तो आपके लोग क्या लेते हैं एनालिटिकल मेथड में, क्या लेते हैं, ये पॉजिटिव लेते हैं, +5 एम्पियर। इज इट क्लियर? तो सिग्मा एक्स का वैल्यू डाल दो 50, -10 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस, यहाँ पे 50 + 10 हो जाएगा क्योंकि माइनस है, -10 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। 5 नहीं है 40 है ये, एक मिनट, दिस इज 40, तो एक्स आपका 40 है +40, ठीक। आई थिंक अब क्वेश्चन आपका निकल गया। फॉर ये हो गया 50 - 10, 40 बाई 2 20, 20 प्लस माइनस ये कितना 60 हो गया ऊपर, तो 60 बाई 2 30, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, और 40 का स्क्वायर होता है 1600, ठीक है। तो 20 प्लस माइनस √20 500, तो अगर सिग्मा मैक्स निकालना है वी विल यूज पॉजिटिव साइन, 2500 क्या होगा 50 इक्वल टू 70 MPa, और सिग्मा मिनिमम निकालना है हम माइनस साइन का यूज करेंगे, -30 MPa। दीज आर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, आराम से निकल के आगे सामने, ठीक है। दीज आर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक। इसी तरह से अगर हमसे पूछा गया कि टाउ मैक्स निकालना है मैक्सिमम, सेकंड पार्ट में टाउ मैक्स मैक्सिमम निकालना है, तो हमने क्या बात की थी, वो और कुछ नहीं बस ये है, दिस फॉर्मूला इज टाउ मैक्स। तो ये क्या आ गया आपका, ये √2500 आया है, तो टाउ मैक्स कितना आएगा 50 MPa, ठीक है, इतना सा बस, ठीक है। थीटा पी और थीटा एस भी निकाल सकते हैं हम लोग, थीटा पी और थीटा एस भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज कर लेना, थीटा पी का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, tan 2 थीटा पी इक्वल टू 2 टाइम्स टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, यही है फॉर्मूला। तो 2 × 40 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो tan 2 थीटा पी इज इक्वल टू 4/3, इसका मतलब ये हो गया कि थीटा पी का वैल्यू है 1/2 tan इनवर्स 4/3, दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा पी, ठीक है।
अगर आप इसे सॉल्व करें कैलकुलेटर से 4/3 को, ठीक, तो आप पाएंगे कि थीटा पी का आपका वैल्यू निकल के आएगा कुछ 26.56 डिग्री। ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन यहाँ एंड कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, सॉल्व करके 26.56 आएगा। ठीक है, तो मतलब एक थीटा पी आपका कितना आया है, यहां से रिवॉल्व करके कितना, दिस थीटा पी इज इक्वल टू 26.56 डिग्री। ठीक, अब इस पे क्या वैल्यू लग रहा है, सिग्मा मैक्स लग रहा है कि सिग्मा मिनिमम लग रहा है, ये हमारा सवाल है। नेक्स्ट, क्या समझ आया मेरा क्वेश्चन क्या है? सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम की वैल्यू तो आपने निकाल ली, थीटा पी का वैल्यू भी निकाल लिया, और थीटा पी दो आते हैं, एक थीटा पी होता है और दूसरा होता है थीटा पी प्लस 90। थीटा पी का वैल्यू 26.56 आया है, इसमें 90 प्लस करोगे तो 116.56 हो जाएगा ये। ठीक है, तो थीटा पी और थीटा पी प्लस 90 का वैल्यू तो पता लग गया आप लोगों को, पर इसमें ये कहीं पता नहीं लगा कि सिग्मा मैक्स कौन से थीटा पी पे लग रहा है, 26.56 पे लग रहा है कि 116.56 पे लग रहा है। 70 का जो वैल्यू है नॉर्मल स्ट्रेस का मैक्सिमम, वो कौन से प्लेन पे लग रहा है, ये कहीं से नहीं पता चलता। ठीक है, तो फिर इसमें एक स्टेप हमें और करना पड़ता है। ठीक, कोई बताएगा वो स्टेप क्या है? सर उसमें सिग्मा एक्स डैश वाले फॉर्मूले में डालेंगे। वो स्टेप है जो आपने इक्वेशन नंबर 1 पढ़ी थी स्ट्रेस में, सिग्मा एक्स बार इक्वल टू, सब लोग ध्यान से देखना, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टो एक्स वाई साइन 2 थीटा। ये इक्वेशन पहली थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसमें क्या करो, थीटा की थीटा पी वैल्यू डाल दो, थीटा की थीटा पी वैल्यू डाल दो, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक स्ट्रेस का वैल्यू मिल जाएगा, या तो वो सिग्मा एक्स होगा, सिग्मा मैक्स होगा, या सिग्मा मिनिमम होगा। बात समझ आई? तो फिर हमें पता चलेगा कि पर्टिकुलर थीटा पे सिग्मा मिनिमम एक्ट कर रहा है कि सिग्मा मैक्स एक्ट कर रहा है। तो ठीक है, इतना रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। बात समझने का यहाँ पे ये था कि इस तरह के एनालिटिकल मेथड में ये थोड़ी सी समस्या हमें आती है देखने में कि कौन से थीटा पी पे कौन सा वैल्यू लग रहा है। तो वो समस्या हम दूर कर लेते हैं मोहर सर्कल में। मोहर सर्कल का यही एडवांटेज है कि जब भी आप मोहर सर्कल की टेक्निक से क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, आपको सब चीजें सामने होती हुई दिखेंगी। ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन आई नो कि अगर आप यहाँ पे थीटा 26.56 पुट करते हो तो यहाँ पर वैल्यू इसका जो आता है वो 70 एमपी आता है। ये आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर 26.56 में थीटा पुट करेंगे ना थीटा की जगह, ठीक है, तो 2 इंटू थीटा कर देना उसको, तो 70 का वैल्यू मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, सिग्मा मैक्स एक्ट कर रहा है। तो सिग्मा मिनिमम कहाँ एक्ट करेगा, फिर इस वाली पर सिग्मा मिनिमम एक्ट करेगा, इस वाली पर। और वो किसका वैल्यू कितना होगा, -30 है तो साइन उल्टा बनेगा, -30 है तो साइन उल्टा बनेगा, -30 MPa। दिस इज सिग्मा मिनिमम, सिग्मा मैक्सिमम 70 MPa। इज दिस क्लियर टू ऑल? क्वेश्चन को नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें। क्या है कि एक ही क्वेश्चन में आपको सब चीजें बता दी गई हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर जब छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, तो वो छोटे छोटे क्वेश्चन बनाएगा सिर्फ कि प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू बता दो, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू बता दो, थीटा पी प्लेन निकाल के बता दो, थीटा पी और थीटा एस में क्या फर्क है वो बता दो। सब चीजें इस क्वेश्चन में कवर हो चुकी है। ढंग से ओके, सबका हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। So let's just go ahead. Now we are going to discuss Mohr circle approach. A very important approach for objective examinations. ठीक है, कोई एक अप्रोच में ज़्यादा एक्सपर्टीज करना होता है तो मोहर सर्कल पे आप ज़्यादा एक्सपर्टीज करें। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, जहाँ पे फॉर्मूला लगेगा वहाँ फॉर्मूला लिख के जल्दी रिजल्ट आएंगे मोहर सर्कल से भी। तो दोनों ही अप्रोचेस को आपने समझ के करना है। ठीक है, मोहर सर्कल एक अप्रोच हो गया और एक अप्रोच हमारा एनालिटिकल अप्रोच हो गया जो पहले हमने पढ़ा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज। तो मोहर सर्कल में फॉर्मूलाज कम लगते हैं, ठीक है, समझ ज़्यादा लगती है। तो समझेंगे बात को कि व्हाट इज मोहर सर्कल ऑफ स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप जो स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ रहे थे, आपके टॉपिक प्रिंसिपल स्ट्रेसेस लिखा था और एक स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन पर लिखा था।
तो स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन करने के दो तरीके हैं, एक एनालिटिक है, एक मोहर सर्कल है, ठीक है। वो अभी हम मोहर सर्कल पढ़ रहे हैं, मोहर सर्कल फॉर स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जो हमने पिछले प्रीवियस, ये वॉइस नॉइस आ रही है, किसी की भी आ रही है वो बंद कर ले। प्रीवियस साइन कन्वेंशंस जो आपने यूज किए हैं उनको समझ लेंगे। पहले आपने क्या यूज किया, अगर आपके एलिमेंट पे टेंशन लग रहा है तो आप उसे क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। कंप्रेशन लग रहा है तो उसे क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। और फिर इस फेस पर अगर ऐसे स्ट्रेस अपवर्ड हो और ऊपर वाले फेस पर स्ट्रेस ऐसा राइटवर्ड हो तो आप उसे क्या लेते हैं, पॉजिटिव टाउ एक्स वाई लेते हैं, है ना, इसको पॉजिटिव लेते हो आप लोग। और इस वाले को टाउ एक्स वाई को क्या लेते हो, नेगेटिव लेते हो, नेगेटिव लेते हैं। ये हमारे प्रीवियस साइन कन्वेंशन है। इसमें ये वाले सेम रहेंगे और ये वाले चेंज हो जाएंगे, टाउ एक्स वाई के चेंज हो जाएंगे। किस में चेंज होंगे, मोहर सर्कल में, मोहर सर्कल साइन कन्वेंशंस, मोहर सर्कल साइन कन्वेंशंस, ठीक है। मोहर सर्कल में जब भी काम किया जाता है तो वो इंडिविजुअल फेस को देख के किया जाता है। इंडिविजुअल फेस का देखने का मतलब ये है कि ये फेस जो है इसे मैं क्या कहता हूँ, एक्स फेस कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको एक्स कोऑर्डिनेट काटता है। अगर ये एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन जिसको काट रहा है फेस को, उसको नाम एक्स फेस पड़ गया। दिस इज योर फर्स्ट फेस, ऐसा लिख लो कि दिस इज फेस 1 और इसको लिख लो फेस 2, ठीक है। और फेस 1 और फेस 2 के कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं एक्स और वाई की टर्म्स में, ठीक है, एक्स और वाई की टर्म्स में। जी, यहाँ पर जो एक्स है उसकी जगह सिग्मा एक्स लिखा जाता है और वाई जो है वो टाउ लिखा जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि मोहर सर्कल में हम यहाँ पे कौन सा लिखते हैं, एक्सिस सिग्मा, और यहाँ पे कौन सा लिखते हैं, टाउ। बस समझना, सिग्मा और टाउ का कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, एक्स के प्लेस पर रखना है सिग्मा एक्स को, वाई के प्लेस पर रखना है टाउ, ठीक। अब कोई भी एलिमेंट होगा, पहले तो मैं साइन कन्वेंशन बता दूं, कोई भी एलिमेंट होता है उस पर इस तरह की फोर्सेज लगी होगी, सिग्मा एक्स ऐसा मान लिया, सिग्मा वाई, और इस तरह का शियर स्ट्रेस होगा टाउ एक्स वाई, और ये भी आपका टाउ एक्स वाई, ठीक है। इसमें सबसे पहला काम होता है कोऑर्डिनेट्स लिखना। कोऑर्डिनेट लिखेंगे उसके लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि इस पे, इस वाली शियर स्ट्रेस को इंडिविजुअल लेना बाप ने, अब इसको ग्रुप नहीं मानना, अलग अलग लेना है। इस वाले फेस 1 का कोऑर्डिनेट लिखोगे तो ये स्ट्रेस को देखो, शियर स्ट्रेस को, ये शियर स्ट्रेस कैसा लग रहा है, कुछ ऐसा, ठीक है। और ये इसको कैसा घुमा रहा है, कैसा घुमा रहा है, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो नेगेटिव ले लो, दिस इज द फर्स्ट साइन कन्वेंशन। दूसरा है कि अगर ये कैसा घुमा रहा है, ऊपर वाला कैसा घुमा रहा है, अगर ये ऐसा तो इसका सामने वाला ऑपोजिट कैसा होगा, उल्टा। तो ये कैसा घुमाया, क्लॉकवाइज, तो क्लॉक। इसे क्या ले ले, पॉजिटिव ले ले, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन है। और हम लिखना क्या है, साइन कन्वेंशन यूज करके फेस 1 का कोऑर्डिनेट, फेज 1 का कोऑर्डिनेट लिखना है तो उसमें सिग्मा एक्स देखना है, सिग्मा एक्स कैसा लग रहा है, टेंशन लग रहा है तो पॉजिटिव सिग्मा एक्स ले लो। और फिर टाउ को देखो, टाउ कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज दे रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, एक्स फेस का, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज है यार, ये वाला है एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस टाउ एक्स वाई। क्या समझ आ रहा है। और इसी तरह से फेज 2 के लिखेंगे, फेज 2 पे बताओ जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो कंप्रेशन है कि टेंशन है, कंप्रेशन नेगेटिव वाइज, कंप्रेशन। कंप्रेशन है तो नेगेटिव साइन यूज होगा। पर जो टाउ है, टाउ एक्स वाई जो है वो क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव Clockwise. है, पॉजिटिव, वेरी गुड। ये आप लोग करके समझ गए इस बात को, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन ये वाले सेम रहे, बस ये टाउ वाले बदले हैं, ठीक है ना। तो टाउ का साइन कन्वेंशन बदला है, चेंज हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे फिर क्वेश्चन करते हैं, पूरा मेथड समझेंगे अभी। डांस। डन।
सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाइए सर, ये कनेक्शन चला गया था। एक मिनट। भाई स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? एक मिनट, हो गया सर, ओके। हो गया सर, हो गया सर, थैंक यू। प्रोसीजर फॉर मोर सर्कुलर अप्रोच, ठीक है। तो पहला काम तो ये होता है, ठीक। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम है हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका ये है स्ट्रेस एलिमेंट जिसके लिए आपको मोर सर्कल ड्रॉ करना है और निकालना क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है, मैक्सिमम, है ना। चार चीजें हमारे काम की होती हैं, सिग्मा मैक्स निकाल दो, सिग्मा मिनिमम निकाल दो, टाउ मैक्स निकाल दो और थीटा पी एंड थीटा एस निकाल दो। यही चार चीजें हम एनालिटिकल मेथड से करके आए हैं, है ना। और यही चीजें हम किससे निकालेंगे, मोर सर्कल से निकालेंगे, ठीक। ये सिग्मा वाई है, ठीक। इसको मैंने फेस 1 मान लिया या फेस एक्स मान लिया, इसको फेस 2 मान लिया, फेस वाई मान लिया। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, राइट डाउन, ठीक है। तो क्या लिखते हैं हम, कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं पॉइंट के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फेस 1 एंड फेस 2। तो फेस 1 का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, बताओ शाबाश। फेस 1 का आएगा एक्स और वाई की टर्म्स में, सिग्मा एक्स क्या है, पॉजिटिव है, सिग्मा और पॉजिटिव है और नेगेटिव, हाँ ये टाउ एक्स क्या कह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव जी हो जाएगा। फेस 2 क्या होगा, पॉजिटिव सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और पॉजिटिव टाउ एक्स पॉजिटिव। टाउ एक्स, ठीक है। सेकंड क्या करते हैं हम लोग, हम इसको प्लॉट करते हैं, प्लॉट दीज कोऑर्डिनेट्स ऑन फिर उसको y-x लिखेंगे ना। हाँ, वाई एक्स है, होता तो वाई एक्स है, बट हम मोमेंट इक्विलिब्रियम से पढ़ के आ रहे हैं कि वाई एक्स जो होता है एक्स वाई के बराबर ही होता है, तो फिर कुछ भी लिखो, है ना, वो तो बराबर ही रहेगा। क्लियर है? अच्छा, फिर हम इनको प्लॉट करते हैं, प्लॉट दिस कोऑर्डिनेट्स ऑन सिग्मा टाउ एक्सिस, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 आपका ये होता है। तो सिग्मा टाउ एक्सिस के लिए आपकी वाई एक्सिस कौन सी रहती है, टाउ की, है ना, पढ़ा चुका हूँ पहले भी। ये आपका टाउ का एक्सिस रहता है और ये आपका सिग्मा का एक्सिस रहता है। इज इट क्लियर? और इस बार हम मान लेते हैं कि सिग्मा एक्स हमारा बड़ा है सिग्मा वाई से, ठीक। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई से बड़ा मान लो, तो उसके लिए कौन से कोऑर्डिनेट में जाना पड़ेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाना पड़ेगा कि सेकंड में जाना पड़ेगा, बता दो। सर फिर से पूछो, क्या पूछा आपने? मैंने कहा कि फेस 1 को हमने प्लॉट करना है, फेस 1 को प्लॉट करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स को कहाँ जाना पड़ेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में जाना पड़ेगा, है ना। सिग्मा एक्स का वैल्यू मैंने बोल दिया कि बड़ा है सिग्मा वाई से, ऐसा मान लिया। तो सिग्मा एक्स तो टाउ एक्स वाई तो नीचे आएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव तो टाउ कहाँ पे, नीचे है ना, नीचे की डायरेक्शन। तो मान लिया कि ये बन गया पॉइंट आपका, ये बन गया आपका पॉइंट 1, ठीक। और दूसरा क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव सिग्मा वाई, पॉजिटिव सिग्मा वाई कहीं यहाँ आ गया और टाउ एक्स से ऊपर जाना है, तो ये पॉइंट बन गया कुछ ऐसा, क्या आ गया, ये पॉइंट कितना है, टाउ एक्स वाई है, और ये पॉइंट भी कितना है, टाउ एक्स वाई। ये वैल्यू कितना है इसका आएगा, सिग्मा 1 और माइनस टाउ एक्स वाई, और इसका वैल्यू क्या आया, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स और पॉजिटिव टाउ एक्स वाई। क्या यही हो गया, सेम दोनों कोऑर्डिनेट प्लॉट हो गया आपके, ठीक है। नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना है। दिस इज नेक्स्ट काम, दिस इज नेक्स्ट पॉइंट, join these 2 points with the help of straight line,
ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 आएगा, जॉइन 2 पॉइंट्स बाय ए स्ट्रेट लाइन। ठीक, फोर्थ काम क्या करना है आपने, इस लाइन को एक सर्कल का डायमीटर मानकर आपने सर्कल ड्रॉ कर देना है। देखो सर्कल ड्रॉ करेंगे डायमीटर मानकर तो कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। ठीक है, अब सर्कल एग्जैक्ट नहीं बना, उससे परेशान नहीं होना। ठीक है, ठीक, आप लोग ये जानते हो, मेरे को बताना ऊपर कितना गए थे आप, टाउ एक्स वाई गए थे, और नीचे कितना आए थे, टाउ एक्स वाई आए थे। तो ये पॉइंट क्या सेंटर होगा सर्कल का? जी सर। ये पॉइंट सेंटर होगा। और क्या अभी आप सेंटर ऑफ सर्कल निकाल सकते हो? क्या सेंटर ऑफ सर्कल की कोऑर्डिनेट बता सकते हो मुझे, सेंटर ऑफ सर्कल के? जी सर, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय बाय 2। 2। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमने करना क्या होता है, विद दिस स्ट्रेट लाइन एज डायमीटर, विद दिस स्ट्रेट लाइन एज diameter, ड्रॉ मोहर सर्कल। ये मोहर सर्कल बन गया। ठीक है, विद सेंटर, सेंटर क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 कॉमा 0। ये सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया आपका। इज इट क्लियर? है ना, यहां से लेकर ओरिजिन से लेके यहां तक तो सिग्मा एक्स था, और ओरिजिन से लेके यहां तक सिग्मा वाई था। तो इसका सेंटर क्या आएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2, है ना, सिंपल सी बात है। अगर लेट्स से कि सिग्मा एक्स, अब किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है उसके लिए मैं न्यूमेरिकल वैल्यू से समझा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखें। अगर मान लेते हैं कि सिग्मा एक्स का वैल्यू 50 है और सिग्मा वाई का वैल्यू 20 है, तो इन दोनों का सेंटर कितना बनना चाहिए? तो सेंटर निकालने के लिए आप लोग सिंपल फॉर्मूला करो, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 50 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 70 बाई 2 इक्वल टू 35। तो 35 सेंटर होगा ना, 20 से आप आगे 15 चले तो आप 35 पे पहुंचे, 50 में से 15 माइनस किया तो किस पे पहुंचे, 35 पे पहुंचे। दैट मीन 35 इज सेंटर। तो सेंटर कैसे निकलता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 करके निकलता है। ठीक है, तो सेंटर का ऑर्डिनेट बोल दिए हम यहाँ पर, क्या बोले, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 कॉमा 0 हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। हो गया सर। मैं यहाँ पे ऊपर मिटा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने, तो इसको ऊपर मिटाना पड़ेगा, फिर आपको आगे समझाता हूँ। ठीक है, बड़े आराम से कर रहे हैं मोहर सर्कल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक पॉइंट को समझते चलो, क्वेश्चन कोई नहीं रहेगा पीछे। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को आप मोहर सर्कल से सॉल्व कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा, फिफ्थ है कि फोर्थ है? फिफ्थ। फिफ्थ पॉइंट है। ठीक है, देखना क्या लिखते हैं, line joining the center of circle with any point on the circumference, with any point on the circumference represents the axis. This is very important line समझने के लिए। This is represents the axis directed normal to the plane, directed normal to the plane where the stress components, where the stress components are given by the coordinates of the point on the circle. समझना इस बात का मतलब क्या है,
ये कहता है कि कोई भी लाइन जो कि सेंटर ऑफ सर्कल को ज्वाइन करती है किसी भी पॉइंट्स पे, किसी भी पॉइंट पे जो कि सर्कमफ्रेंस पे है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि समझना, जैसे कि ये लाइन अभी कहाँ से आ रही है, ये लाइन आ रही है सेंटर ऑफ सर्कल से, है ना, और कहाँ जाके मीट हो रही है, सर्कमफ्रेंस पे, इधर मीट हो रही है, सी से चली और कहाँ मीट हुई, डी पर, ठीक है। तो द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ सर्कल विद एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस रिप्रेजेंट्स क्या, represent the axis directed normal to the plane where the stress components are given by the coordinates of the point on the circle। मतलब कि आपने जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सर्कल लिखे, कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखे हैं, है ना, जिस फेस के लिखे हैं, ये फेस था, आपने इस फेस से लिखे थे कोऑर्डिनेट सर्कल, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिखे थे, तो इस पे जो नॉर्मल होगा, इस पे जो नॉर्मल होगा, जिस फेस के आपने कोऑर्डिनेट लिखे हैं उसके नॉर्मल को ये लाइन डिनोट करती है। तो इसका नॉर्मल क्या है, एक्स फेस था, तो ये कौन सा नॉर्मल होगा, इसका एक्स डायरेक्शन। मतलब ये लाइन जो है इसको मैं क्या मान सकता हूँ, इसको मान सकता हूँ मैं एक्स एक्सिस। और अगर मैंने ये लिखा था फेस 2 का, तो इसका नॉर्मल क्या है, वाई एक्सिस। तो ये लाइन अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं आगे, तो ये लाइन क्या बन जाएगी हमारे लिए, वाई एक्सिस। बात समझ आ गई, ठीक। इससे हमें क्या आसानी हुई, हमें इससे ये आसानी हुई, कल को मतलब आगे हमने क्या निकालना होता है, हमें पता चल गया ये जो हमने स्ट्रेस लिखा है, इस फेस का लिखा है, इस पे नॉर्मल है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया। और मैं पहले बात कर रहा था कि हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जो रोटेशन करते हैं इस तरह से, ये रोटेट कर दिया मैंने किसी एंगल थीटा से, ठीक है, इस एंगल का नॉर्म, इस थीटा पी पे एक नॉर्मल बनेगा, ये सिग्मा मैक्स या सिग्मा मिनिमम होगा, इस पे नॉर्मल का और इसके नॉर्मल का एंगल कितना होगा, हमने बात की थी थीटा पी ही होगा, है ना। जी सर। तो कहने का मतलब ये, अब देखो, अब मोहर सर्कल को देखो, ये जो पॉइंट है क्या वो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस दिखा रहा है, क्योंकि आपका नॉर्मल स्ट्रेस का एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस है, और ये जो पॉइंट है वो क्या मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस दिखा रहा है। मतलब इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ सिग्मा मैक्सिमम, इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ सिग्मा मिनिमम, और बाकी सभी वैल्यूज जो हैं वो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यूज हैं अंदर, ठीक। और अब अगर आपने ये लिख दिया तो इस पे नॉर्मल क्या है, इस पे नॉर्मल ये है, ये फेस डिनोट कर रहा है ना ये, और ये क्या हो गया, इसका नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये एंगल जो है, ये एंगल ये कितना होना चाहिए, बोलो, 2 थीटा पी। नहीं, जितना समझाया उसके हिसाब से बोलो, 2 थीटा पी छोड़ो, अभी क्या होना चाहिए यहाँ देख के बोलो, थीटा पी। जो समझाया वो बोलो पहले, थीटा पी होना चाहिए। मतलब इसके नॉर्मल का और इसके नॉर्मल का एंगल कितना होता है, थीटा पी होता है, ठीक। पर एक बात और देखो आप, ठीक, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे ये क्या बनी है, वाई एक्सिस बनी है, तो इनके बीच का एंगल कितना बना दिया मैंने, 180 डिग्री। 180। पर एक्चुअल में कितना था, एक्चुअल में तो 90 था। यहाँ देखो, यहाँ पे सिग्मा एक्स बना और यहाँ सिग्मा मिनिमम बना, इनका आपस का एंगल कितना बना, 180। एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में 90 है। इसका मतलब ये है कि जो भी एंगल मोहर सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट होता है वो एक्चुअल वैल्यू का 2 गुना होता है, वो एक्चुअल वैल्यू का कितना होता है, 2 गुना। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, थ्योरेटिकल में, ठीक है। सर आप ये वाला पॉइंट फिर से रिपीट कीजिए। मैं कह रहा हूं कि जैसे कि ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। अब ये स्ट्रेट लाइन फॉल कर रहे हैं ना, ऐसा स्ट्रेट लाइन, तो एंगल कितना है, 180 डिग्री। पर एक्चुअल में एंगल कितना था वहां पर, जिसके लिए सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई लिखे थे हम, एंगल कितना, 90 डिग्री था। तो इसका मतलब ये है कि जो भी एक्चुअल एंगल होता है उसका 2 गुना आपको मोहर सर्कल के अंदर दिखाई देता है। दिस इज व्हाट जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल एंगल का 2 गुना आपको मोहर सर्कल के अंदर दिखाई देगा, ठीक है। और ये भी आपको क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाता है, ये मैंने आपसे कहा, ठीक। उसी तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये जो पॉइंट है वो सिग्मा मैक्स है और वो पॉइंट सिग्मा मिनिमम है, और ये जो लाइन है आगे चले जाएगी, ये उन फेस पर नॉर्मल दिखाएगा,
उस फेस पर क्या दिखाएगा, नॉर्मल दिखाएगा। तो अगर ये नॉर्मल है मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन का, तो ये नॉर्मल किसका है, जो पहले प्लेन दिया था। तो इनके बीच का जो सर आपकी एंगल, आवाज बहुत ज्यादा कटने लगी है। सर हमें तो सही आ रही है। ठीक है सर। ठीक आ रही है भाई। अच्छा नेटवर्क का इशू होगा कुछ। ये जो एंगल, अब ये कितना लिखूंगा मैं, 2 टाइम्स थीटा पी, इतना समझ गए। ओरिजिनल में अगर थीटा पी है तो मोहर सर्कल के अंदर कितना आएगा, 2 टाइम्स थीटा। ठीक है, यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास हम लिखेंगे ठीक है। तो द एंगल बिटवीन द रेडियाई टू द सिलेक्टेड पॉइंट्स ऑन मोहर सर्कल is twice the angle between the normals to the actual planes represented by these points। बड़ी आसान भाषा में हमने पहले बोल दिया कि 2 गुना होगा। ये लाइन आप बस लिखने के लिए लिख लें, ठीक है, समझने का चीज हमने समझ लिया। ऊपर वाला पॉइंट नोट हो चुका सबका। अच्छा, ठीक है, लास्ट पॉइंट जो इसका है, ठीक है, लास्ट पॉइंट ये कहता है कि जो आपको रोटेशनल सेंस दिखेगा ना यहाँ पर इस सर्कल के अंदर, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि कैसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एक्चुअल में भी वो रोटेशनल सेंस सेम होगा, उल्टा नहीं होगा। रोटेशनल सेंस क्या रहता है, सेम रहता है। सो द लास्ट पॉइंट इन दिस इज द रोटेशनल सेंस, the rotational sense of this angle corresponds to rotational sense of actual angles between normals to the planes। ठीक है, तो आसान सा पॉइंट है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक, इसको नोट कर ले जल्दी से, और जल्दी से हम क्वेश्चन करते हैं। जो हमने एनालिटिक मेथड से किया था वही क्वेश्चन इससे करेंगे, और देखेंगे कितना आसानी से वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो सारे पॉइंट्स एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले मोर सर्कल में क्या करते हैं, साइन कन्वेंशंस को फॉलो करके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं फेस 1 फेस 2 के, उन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं सिग्मा टाउ एक्सिस पे, और फिर उनको ज्वाइन करते हैं स्ट्रेट लाइन से। उस स्ट्रेट लाइन के अराउंड एक सर्कल बनाते हैं, और सर्कल को मोर सर्कल कहते हैं। उस सर्कल के जो सेंटर होता है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2। ठीक है, उसके बाद का काम आपकी ट्रिग्नोमेट्री करेगी। बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है कि जो थीटा भी आपको दिखेंगे सर्कल के अंदर वो एक्चुअल के 2 टाइम्स होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा जो रोटेशनल सेंस होगा वो सेम होगा जो एक्चुअल में होगा। बस बहुत आसान है, हो गया। अच्छा, वही सेम क्वेश्चन जो हमने एनालिटिक मेथड से किया था वही से करेंगे, तो हम चीज़ें अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। कितनी तेज़ी और कितनी जल्दी और कितनी आसानी से यहाँ पे हो गया। 50 40 40 एम्पियर, सबका यूनिट्स एम्पियर था। ठीक है, और यहाँ पर लग रहा था -10। इज इट क्लियर? मोर सर्कल का अप्रोच क्या कहता है, पहले बना लो पॉइंट, ये फेस 1 फेस 2। फेस 1 का कोऑर्डिनेट क्या लिखूं, सर 4th कोऑर्डिनेट में आएगा। फेस 2 में क्या लिखूं, -10 और +40। इज इट क्लियर?
ठीक, अब सिग्मा टाउ एक्सिस बना लेते हैं। ठीक, फेस 1 को देखो तो +50 जाना है, +50 आप चले गए आगे, यहाँ पर मान लिया कि यहाँ +50 है और नीचे कहाँ जाना है, 40 जाना है, तो ये आ गया +50 -40। ठीक है, ये आपका टाउ का एक्सिस है यहाँ पर, ये टाउ का एक्सिस है यहाँ पर। ठीक, और दूसरा क्या है, -10। -10 मतलब आपको ओरिजिन की तरफ जाना पड़ेगा, आप लेफ्ट साइड पर, तो -10 यहाँ चले गए और अगेन कितना जाना है, 40 जाना है ऊपर, तो -10 और 40। ठीक, नेक्स्ट क्या पॉइंट क्या कहता है कि इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग ज्वाइन कर लें, है ना। तो ज्वाइन करेंगे कुछ ऐसा, ये आपका सेंटर बनेगा। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना बनेगा पहले बता दो। सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे बनता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 और 0। 0 सिग्मा एक्स कितना है यहाँ पे 50, सिग्मा वाई कितना है -10 डिवाइड बाई 2 और 0, ये कितना 40/2, तो 20 और 0 हो गया। 20 तो ये सी आपका बन गया 20 और 0। ठीक है, यहाँ से 20 है ना, ये इस तरह से। अब इन दोनों पॉइंट का जब ज्वाइन कर लिया तो क्या बनाना है, मोहर सर्कल बनाना है। ठीक है, सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा कुछ सर्कल बन गया। मत वहां कंपास लेके चले जाओ और सर्कल बना रहे हो वहां बैठ के, कोई और कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसे काम नहीं करने हैं, जुगाड़ करना है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा सिग्मा मैक्स रिप्रेजेंट कर रहा है सामने सामने, और ये जो पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा मिन। एक बात और देखो, सेंटर से ये जो लाइन गई है, ये क्या रेडियस लिख सकता हूं मैं, सर्कल का रेडियस होता है कुछ। जी जी सर। ठीक है, आपको ये भी पता है कि 0 से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस है, इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है 50। सेंटर से लेके सी तक कितना, सेंटर से ओरिजिन का डिस्टेंस कितना है 20, तो आगे कितना बच गया 30, और ये कितना हो गया नीचे -40 ये 40 हो गया। और आपको ये भी पता है कि ये एक्सिस कौन सा है, ये एक्सिस एक्स एक्सिस है, x एक्सिस और ये एक्सिस कौन सा है, y एक्सिस। वाई एक्सिस। देखो सारे पॉइंट अप्लाई कर दिए हमने यहाँ पे, कोई दिक्कत थोड़ी आई किसी को। और हमें ये भी पता है कि ये जो एंगल है वो 2 टाइम्स थीटा पी है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक, क्या मैं यहाँ पे है रेडियस निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ ना यार, हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूँ मैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो ऐसा लिख सकते हैं, रेडियस इक्वल टू √40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ये 1600 प्लस 900 2500 हो जाएगा। और आर आपका कितना आ गया 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर या MPa। रेडियस आपका इतना आ जी गया। सर। अब आप देखो, टाउ मैक्स। रुको ना अभी। अब आप एक चीज को देखो कि यहाँ सेंटर से अगर ये रेडियस है, इफ दिस इज रेडियस, तो क्या ये रेडियस नहीं है यहाँ तक, दिस इज ऑल्सो जी रेडियस, सर। दिस इज ऑल्सो रेडियस। और अगर आपको सी पॉइंट का ऑर्डिनेट पता हो और उसमें आप रेडियस प्लस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा 1 मिल जाएगा। तो सिग्मा 1 निकालना है तो जी सी सर। में आर प्लस कर दो सिर्फ। सी कितना है 20 और आर कितना है 50 इक्वल टू 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखो कितना आसानी से आया। ऑन द सिमिलर कॉन्सेप्ट आई कैन से सिग्मा 2 निकालना है तो सी में से माइनस करना है रेडियस आर, सी माइनस आर। सी कितना है जी 20 सर। -50 इक्वल टू -30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्या यही वैल्यूज आई थी हमें फॉर्मूला निकालने के बाद वहां, हाँ जी सर। जी सर। सिग्मा 1 और सिग्मा 2। और इस बार तो हमें पता भी चल रहा है कि इस थीटा पी पर आपको वैल्यू कितना मिल रहा है, सिग्मा मैक्स का वैल्यू मिल रहा है। और अब क्या थीटा पी नहीं निकाल सकते, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है, तो tan का फॉर्मूला लगा दो। tan का फॉर्मूला क्या कहता है, tan 2 थीटा पी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 40, बेस इज 30, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो tan 2 थीटा पी इज इक्वल टू 4/3।
और इसको मैंने कहा था सॉल्व किया हमने इसको कैलकुलेटर में, तो थीटा पी का वैल्यू आता है 26.56 डिग्री। मतलब यहाँ पे टू थीटा पी कितना आता होगा, 52 पॉइंट कुछ समथिंग है ना। 26.56 का डबल कर दो, वो कुछ 53 कुछ आएगा। और नेक्स्ट एंगल कितना बन रहा है 180 पे, और हमें तो पता है वो 90 होता है एक्चुअल में। इज इट क्लियर? जी सर। अच्छा, ये बात तो होगी क्लियर। एक बात और है, अब समझना बात को। यहां पर सरकमफ्रेंस सर्कल का हर एक प्लेन का क्या डिनोट करता है, स्ट्रेस कंडीशन। सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट ले लो ना, वो बॉडी के अंदर जितने एंगल की रोटेशंस हो रही है ना, उधर का क्या डिनोट कर रहा है, स्ट्रेस कंडीशन। तो स्ट्रेस कंडीशन डिनोट करने के लिए, स्ट्रेस कंडीशन को डिनोट करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, सिग्मा और टाउ। ठीक है, तो सिग्मा आपको एक्स एक्सिस पे मिल रहा है, वाई एक्सिस पे आपको टाउ मिल रहा है। अगर आप इस यहां पे आ जाएं, ये सरकमफ्रेंस है बेसिकली सर्कल का, यहां पे आ जाएं तो टाउ का वैल्यू 0 हो गया, तभी तो आपको पता चला कि सिग्मा आपका क्या हो गया, मैक्स हो गया। जी सर। थोड़ा सा इससे पीछे आ जाए, ठीक है, थोड़ा सा इससे पीछे आ जाए, ठीक, तो यहां पे कॉरस्पॉन्डिंग आपको जो पॉइंट मिलेगा इधर, उसका सिग्मा का वैल्यू ये होगा, टाउ का वैल्यू ये होगा, और उसका एंगल कितना होगा, उसका एंगल ये होगा, उसका एंगल आपके ये होगा, जो भी एंगल होगा उसका 2 थीटा लेना। बात समझ आ रही है? इसी तरह से एक नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू यहां पे लिखा था हमने, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 कॉमा 0 सेंटर ऑर्डिनेट। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टाउ का वैल्यू होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टाउ का वैल्यू होगा, वही आपका क्या होता है, टाउ मैक्स होता है। हमने कहा था टाउ मैक्स जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस का वैल्यू क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस का, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। और ये ऐसा पॉसिबल सिर्फ सेंटर ऑफ सर्कल पर है और कहीं नहीं। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, इसका जो ये कोऑर्डिनेट बना है, दिस इज टाउ मैक्स, और सेंटर पे जो है वो नॉर्मल स्ट्रेस है। ऐसे तो देखो जो ये आर का वैल्यू 50 निकल कर आ रखा है हमारे पास, वो 50 तो हर जगह 50 है ना, पर वहां पे नॉर्मल स्ट्रेस, अब यहाँ पे भी तो ये सर्कल 50 है, ये 50 है ना, ये तो रेडियस है, पर क्या वो टाउ का वैल्यू जो है, क्या वो 50 है यहाँ पर? नहीं है ना। टाउ का वैल्यू कहाँ 50 होगा, यहाँ पर 50 होगा, जहां पे नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 होगा। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ सिग्मा टाउ मैक्स, या तो ये होगा या तो नीचे की तरफ टाउ मैक्स। बात समझ आ रही है? सर तो रेडियस के बराबर होगा, टाउ मैक्स इज इक्वल टू रेडियस। टाउ मैक्स इक्वल टू रेडियस बराबर होगा न्यूमेरिकली, बिल्कुल सही है, ठीक है। पर रेडियस किस पॉइंट का, रेडियस कहाँ पे लेना है, जहां पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा, सिग्मा प्लस सिग्मा वाई बाई 2 होगा ना। ये भी तो कंडीशन है साथ में, ये वाला कंडीशन। ठीक है सर। सर ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि अगर हम उसकी रोटेशनल सेंस से देखें तो सिग्मा पी और टाउ मैक्स में 45 होता तो यहाँ पे 90 होगा। बिल्कुल बोल सकते हैं। ये देखो ना, ये शोएब जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है, शोएब ये एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे आपको टाउ मैक्स मिल रहा है, मतलब ये जो प्लेन है वो प्लेन कौन सा, थीटा एस प्लेन है। यहाँ पे आपको सिग्मा मैक्स मिल रहा है, ये जो प्लेन है वो थीटा पी प्लेन है। इनके एंगल 90 डिग्री है, ओरिजिनल में कितना होता है 45 डिग्री, तो वो बोल सकते हैं बिल्कुल। बात में यहाँ पे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे समझाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर डाउट आगे क्लियर करता है। ले लिया। बात सिंपल सी ये है, ठीक, आप रेडियस को टाउ मैक्स के बराबर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 50 न्यूटन पर एमएम के जो आपका आया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बट अगर आपको कोई पूछे कि कहाँ पर दिखाओ, कहाँ पर, तो आप बोलोगे ना, फिर आप बोलोगे कि जहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल है, जहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल है उसके टॉप कोऑर्डिनेट देखना है यहाँ पर।
रेडियस तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ भी रेडियस है, पर यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 है। बात समझ आ रही है? ये कंडीशन तो पढ़ा था हमने कि जहां जिस प्लेन पर टाउ मैक्स लगेगा, जिस भी प्लेन पे टाउ मैक्स लगेगा उधर का नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2, और ये टाउ मैक्स है। इज इट क्लियर? और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा एस। बात समझ आ गई आपको? जी सर। कोई है जिसको डाउट है? ठीक है, चलो आगे चलते। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं कुछ स्पेशल कंडीशंस, बाद में इसमें न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक, कुछ स्पेशल कंडीशंस आती हैं हमारे पास, जिसमें सबसे पहला कंडीशन होता है हमारा यूनिएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन। यूनिएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन, यूनिएक्सियल मतलब क्या हुआ कि एक ही एक्सिस में लोड लग रहा है ना। मतलब अगर एलिमेंट में ड्रॉ करूं तो किसी एक एक्सिस में, जैसे एक्स एक्सिस में लोड लग रहा होगा केवल, ये आपका कंडीशन क्या हो गया, यूनिएक्सियल हो गया। नेक्स्ट आपका आ गया बाई एक्सियल, बाई एक्सियल स्ट्रेस कंडीशन। बाई एक्सियल स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है कि दो एक्सिस में लोड लगते हैं, सिग्मा वाई। ठीक है, पहले वाले केस को जरा ध्यान से देखो, अगर इस केस में सिर्फ सिग्मा एक्स लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा, तो क्या सिग्मा एक्स ही सिग्मा वन है? क्या लिख सकता हूं ना मैं, यस। सिग्मा वन खुद क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई आ गए, मुझे ये तो पता चल गया कि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई प्रिंसिपल स्ट्रेसेस तो हैं, पर वैल्यू देखना पड़ेगा कि कौन सा मेजर है कौन सा मिनिमम है। बात समझ आई आप लोगों को? थर्ड केस हमारे पास आता है प्योर शेयर केस का। ये थर्ड केस इज प्योर शेयर केस। प्योर शेयर केस का मतलब होता है कि कोई भी नॉर्मल स्ट्रेस नहीं लग रहा, मतलब सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों क्या है, जीरो। यहाँ पे टॉ एक्स वाई जीरो है, यहाँ पे सिग्मा वाई जीरो है और टॉ एक्स वाई जीरो है, तो टॉ एक्स वाई सिर्फ टॉ एक्स वाई लगा दो ऐसा, तो ये आपका टाउ एक्स वाई, दिस इज प्योर शेयर केस। और प्योर शेयर केस में एक बात नोट करने वाली ये है, अगर प्योर शेयर केस में आप इस एलिमेंट का एक डायगोनल ये देखो और एक डायगोनल ये देखो, ठीक, आप इस स्ट्रेस को और स्ट्रेस को देखो, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों कोशिश कर रहे हैं कि इस डायगोनल के अबाउट क्या कर दें, आपके मटेरियल को इलोंगेट कर दें। ठीक है, तो ये देखो, ये आपके मटेरियल को इन्होंने इलोंगेट कर दिया ऐसा। जब एक डायगोनल के अबाउट इलोंगेट होगा मटेरियल, तो दूसरे डायगोनल के अबाउट क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा ना, शॉर्टन हो जाएगा ना। इसके अबाउट तो लॉन्गेट हो गया, दूसरे के अबाउट क्या हो गया, शॉर्टन हो गया। तो प्योर शेयर स्ट्रेस के कारण, प्योर शेयर केस के कारण क्या होता है, इलोंगेशन या टेंशन अबाउट वन डायगोनल एंड compression about the other diagonal। ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव के लिए समझ लेंगे। ठीक है, समझने की बात है, याद रखने वाली तो बात ही नहीं है। ठीक है, इस केस में टॉ एक्स वाई आपका एग्जिस्ट करेगा, नोट करें इसे। हो गया? सर
तो स्ट्रेन एनर्जी अंडर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन मतलब 2D कंडीशन होता है, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग स्ट्रेन एनर्जी लिख पाते हैं दैट इज strain energy per unit volume equal to half sigma x epsilon x plus sigma y epsilon y plus tau xy into gamma xy, tau xy into gamma xy. This is the strain energy that we can write, ठीक, in case of 2D condition, ठीक है। ठीक, और अगर मैं बात करूं कि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बना लें, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बना लें, अगर मैं लिखूं सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। अगर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होगी तो टाउ क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो गामा एक्स वाई भी कितना हो जाएगा, 0। तो ये इक्वेशन क्या रिड्यूस हो जाएगी, बेसिकली मुझे इक्वेशन चाहिए था स्ट्रेन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब हमारे पास आ जाएगा स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम that is u upon v equal to half sigma 1 epsilon 1 plus sigma 2 epsilon 2. Is it clear? This is strain energy in terms of principal stresses. In terms of principal stresses. क्या मुझे बता सकते हैं कि यहां पर epsilon 1 क्या स्ट्रेन इन वन डायरेक्शन है, और उस ट्रेन को अगर मेरे को लिखना है मल्टी एक्सियल लोडिंग के कारण, आप लोगों को लेक्चर नंबर पिछला याद होगा जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, उसमें हमने लिखाया था पॉइजन रेशियो के कारण, सिखाया था आपको लिखाना। तो सिग्मा 1 उसमें खुद का एक्सिस होगा माइनस म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई प्लस सिग्मा 2 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 1 अपॉन ई। जी सर। अब ये उनको नहीं समझ आएगा जिन्होंने लेक्चर नहीं लगाया था पिछला, ठीक है ना, तो उसको देख लेना एक बार फिर से, ठीक। अच्छा, यहाँ पे तो 1/2 भी आना था ना, 1/2 ठीक है, 1/2 बाहर है। दिस इज द इक्वेशन, ठीक। अगर इसको सॉल्व करोगे ना आप लोग, इसको सॉल्व करने पे आपको बाद में मिलेगा u अपॉन v इक्वल टू 1/2e इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये मिलना आपको बाद में। तो मुझे ये इक्वेशन याद रखनी है, ये इक्वेशन आपको याद रखना है। इज इट क्लियर? हो गया ये? सर वेट, हो गया सर। हो गया? सर ये चीज आज समझ आई मुझे। क्या कह रहे हो? सर ये वही है ना, कौन सी वो थ्योरीज थी उसका, इसे है ना सोल्यूशन ये।
थ्योरी का सॉल्यूशन है ना ये। थ्योरी ऑफ फेलियर्स नहीं कराएंगे यार, इस बार टाइम लग जाएगा उसमें बहुत कराने में, ठीक है, इधर नहीं कराएंगे उसको क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं है। अच्छा नेक्स्ट चले, नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है ट्राई एक्सिल स्ट्रेस कंडीशन। तो बाई एक्सिल पढ़ा, यूनी एक्सिल पढ़ा, ट्राई एक्सिल का क्या मतलब होगा कि मतलब सिग्मा एक्स एग्जिस्ट करेगा, सिग्मा वाई एग्जिस्ट करेगा, सिग्मा जेड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और अगर यही तीनों खुद एग्जिस्ट कर रहे होंगे, इस तरह से हमारा अगर क्यूबिक एलिमेंट होगा कोई इस तरह से, तो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, तो मतलब कि सारा टाउ जो है वो जीरो होगा। टाउ तो जीरो है ना, अगर तीनों तीनों ये एग्जिस्ट कर रहे हैं तो टाउ क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो मतलब ये तीनों खुद क्या हो जाएंगे, तीनों खुद के खुद जो होंगे वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बन जाएंगे, है ना। तो कोई इसमें से बड़ा होगा, जो बड़ा होगा उसको सिग्मा 1 लिख लेना, जो मीडियम होगा बीच का होगा सिग्मा 2, जो सबसे छोटा होगा वो सब सिग्मा 3। इज इट क्लियर? फिर इसमें से एक केस निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं सेफेरिकल स्ट्रेस कंडीशन। सेफेरिकल स्ट्रेस कंडीशन या फिर हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन, हाइड्रोस्टैटिक मतलब कि पानी, हाइड्रो मतलब पानी, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में क्या होता है, पानी रुका हुआ होता है, ठीक। पानी रुका हुआ होता है तो अगर आप कोई भी पॉइंट देखोगे तो उस पॉइंट पर हर डायरेक्शन से, उस पॉइंट पर हर डायरेक्शन से सेम स्ट्रेस लग रहा हो, सेम स्ट्रेस लग रहा होता है। इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब कि अगर ये मेरा एलिमेंट है, ठीक, तो इस एलिमेंट पे हर डायरेक्शन से क्या आ रहा है, सेम स्ट्रेस आ रहा है। तो मतलब सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड आपस में तीनों क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। और इसको मैं सिग्मा नॉट ले लेता हूँ, आपस में क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए, ठीक। दिस इज, ये है मेरा स्फेरिकल स्ट्रेस कंडीशन। कि ट्राइएक्सियल का स्पेशल केस है, दिस इज स्पेशल केस ऑफ ट्राइएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन, दिस इज स्पेशल केस ऑफ ट्राइएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन, जिसमें तीनों के तीनों मेरे स्ट्रेस जो हैं वो आपस में इक्वल हो गए हैं। मतलब कहीं भी कोई भी जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक। अब मुझे बताओ, अगर आप किसी दो फेस का अगर मोहर सर्कल बनाओगे, किसी दो फेस का मोहर सर्कल बनाओगे, तो क्या मोहर सर्कल बन पाएगा आपसे? नो वो सर। पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। इसका अगर आप मोहर सर्कल बनाओगे इस तरह से, तो सिग्मा एक्स भी सिग्मा नॉट लोगे, सिग्मा वाई भी सिग्मा नॉट लोगे, तो फेस 1 का कोऑर्डिनेट क्या बना, सिग्मा नॉट 0। फेस 2 का क्या बना, सिग्मा नॉट 0। तो ये जो पॉइंट है वो ये रिप्रेजेंट करेगा, सिर्फ एक पॉइंट। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम जिसमें मोहर सर्कल क्या हो जाएगा, मोहर सर्कल reduces to a point, reduces to a point। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कब ऐसा होता है कि मोर सर्कल रिड्यूस होता है एक पॉइंट में, तो उसका आंसर आपका यहाँ छुपा है, स्फेरिकल स्ट्रेस कंडीशन में या फिर हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन में। दिस इज द क्वेश्चन। तो स्फेरिकल स्ट्रेस कंडीशन में हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, दिस इज द स्पेशल केस ऑफ ट्राइएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, इन दिस केस मोहर सर्कल reduces to a point। थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं कि टाउ का वैल्यू कहीं भी नहीं आएगा, सभी स्ट्रेसेस इक्वल हैं। तो हर कोई प्लेन, एवरी प्लेन इज अ प्रिंसिपल प्लेन, एवरी प्लेन इज ए प्रिंसिपल प्लेन। दिस इज थर्ड पॉइंट, एवरी प्लेन इज ए प्रिंसिपल प्लेन।
3 पॉइंट यहाँ पे याद रखना कि स्पेशल केस है ट्राइगल स्ट्रेस कंडीशन का, दूसरा मोर सर्कल रिड्यूस हो जाएगा एक पॉइंट में, हर एक प्लेन प्रिंसिपल प्लेन होगा, टाउ का वैल्यू कहीं भी नहीं आएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट हमारे पास है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, ठीक है। ये एंगल क्या होता है, लेट्स से इफ दिस इज अ इंक्लाइन प्लेन, ठीक, इंक्लाइन प्लेन पे दो स्ट्रेसेस हैं, यू नो, एक तो नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा एन, और एक है टाउ, दिस इज टाउ। इन दोनों का रिजल्टेंट देखना कैसे जाएगा बीच में से, इस तरह से, ठीक, इसे मैं क्या लिख दूं, सिग्मा आर, ठीक। और अगर मैं इसको यहाँ प्रोजेक्शन दे दूं ऐसे, ठीक, ठीक है। और अगर मुझे एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी डिफाइन करना है तो मैं कहता हूं कि वो एंगल जो रिजल्टेंट स्ट्रेस बनाएगा नॉर्मल स्ट्रेस के साथ अल्फा, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एंगल दैट ए लाइन ऑफ resultant stress, a line of resultant stress makes with the normal to the plane is called angle of obliquity, ठीक। क्या आप यहाँ पे रिजल्टेंट स्ट्रेस का वैल्यू मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, इधर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर इस ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे, इस ट्राइंगल को, तो इस ट्राइंगल में इस एंगल के सामने ये साइड परपेंडिकुलर है, और ये साइड क्या हो जाएगा, टाउ, और ये बेस क्या हो जाएगा, ये जो बेस है दिस बेस सिग्मा एन, ठीक है। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस निकाल सकता हूं मैं यहां से, रिजल्टेंट स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा आर अंडर रूट सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। इज इट क्लियर? दोनों को अंडर रूट कर दो तो हाइपोटेन्यूज बन जाएगा ट्राइंगल का। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट सिग्मा आर। इज इट क्लियर? हो गया ये? स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। सर हो गया। हमने देखो स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ लिए, दोनों तरीकों से पढ़ लिए। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन। ऑल्दो इट्स नॉट मेंशन इन सिलेबस, पर फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ व्हाट इज स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ी देर आपको बैठना पड़ेगा मेरे साथ ताकि चैप्टर कंप्लीट हो जाए। स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, जिस तरह से आपको ऐसे बोल दिया जाएगा कि इसमें एप्सिलॉन एक्स है, इसमें एप्सिलॉन वाई है, ठीक है, और यहाँ पर आपका गामा एक्स वाई लग रहा है, इस तरह से टाउ की जगह क्या आ जाएगा, गामा, ऐसे, ठीक। तो वो गामा वाई एक्स के बराबर ही होगा, ठीक। तो आपको क्या करना है,
किसी भी प्लेन पर थीटा रोटेशन पे आपको नई वैल्यूज निकालनी है। तो वो जो नई वैल्यू होगी एप्सिलॉन एक्स बार किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन एक्स, सेम फॉर्मूला है, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई डिवाइड बाई 2 प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई डिवाइड बाई 2, साथ में आएगा कॉस 2 थीटा प्लस, अब यहाँ पे हम वहाँ पे क्या लिखते थे, टाउ एक्स वाई लिखते थे, है ना, पहली स्ट्रेस वाली इक्वेशन में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, गामा एक्स गामा वाई एक्स वाई डिवाइड बाय 2। दिस इज द ओनली जी सर। डिफरेंस हियर। और यही क्वेश्चन बन जाता है, यही क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि जहाँ पे टाउ एक्स वाई को लिखते थे स्ट्रेस में, उसकी जगह किसको रिप्लेस किया, गामा एक्स वाई डिवाइड बाई 2 को, और साथ में लिखा साइन 2 थीटा। ठीक है, ये जो चेंज है ना डिवाइड बाई 2, ये क्वेश्चन बना है बहुत बार। ठीक, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, मैंने कहा फॉर्मूला सेम रहता है, बीच में साइन क्या माइनस आ जाएगा। और लास्ट है गामा एक्स वाई बार डिवाइड बाई 2, यहाँ पे टो एक्स वाई बार होता था तो डिवाइड बाई 2 साथ में रखना है, माइनस साइन यहाँ कॉस की जगह हट जाएगा, यहाँ साइन आ जाएगा। आप इज दिस क्लियर। और जो प्रॉपर्टी था, हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ा था, तो वो प्रॉपर्टी इंटैक्ट रहेगा यहाँ पर। कौन सा प्रॉपर्टी था, समेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस था, तो यहाँ पे आएगा समेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेन्स रिमेन्स कांस्टेंट। remains constant। हो गया। Yes, sir. फिर इसमें ना एक टॉपिक आता है स्ट्रेन रोसेट्स। ठीक है, इट्स नॉट मेंशन देयर। तो स्ट्रेन रोसेट्स क्या होता है कि अगर लेट्स से कि ये कोई मेंबर है और इस पे कोई फोर्स पी लगा रहे हैं हम लोग, ठीक, तो इस पे ये स्ट्रेन गेज लगा देते हैं, ऐसा कुछ स्ट्रेन गेज लगा देते हैं। तो ये स्ट्रेन गेज क्या करता है, ये डेल्टा एल को मेजर कर लेता है। और डेल्टा अगर आपको पता होगा तो ये जो है ये नॉर्मल स्ट्रेन है। दो तरह की स्ट्रेन होती है, एक नॉर्मल होती है, एक शेयर होती है। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेन होता है, एक शेयर स्ट्रेन होता है। ठीक, स्ट्रेन रोसेट किसे मेजर करता है, ठीक, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नॉर्मल स्ट्रेन ऑन द सरफेस on a structural element can be measured by in any direction by using strain gauges। तो ये तो स्ट्रेन गेज लगा के यूज करते हैं ना, तो जब इसका नेटवर्क लगाते हैं ना, इसका कोई कॉम्बिनेशन बनाते हैं स्ट्रेन गेजेस का, उस कॉम्बिनेशन को स्ट्रेन रोसेट कहते हैं। तो दो तरह के स्ट्रेन रोसेट होते हैं। तो पहले स्ट्रेन रोसेट क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं। स्ट्रेन रोसेट होता है, ए स्ट्रेन रोसेट is a group of 3 gauges, 3 strain gauges, 3 strain gauges लगती हैं इसमें, in a particular pattern, in a particular pattern, in a particular pattern, such that it can measure normal strain in 3 different directions on the surface
ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट। अच्छा, अब मेरी बात सुन। अब वो लड़के जो पढ़ते हैं खुरमी, तो बेटा खुरमी पढ़ोगे ना, उसमें ये क्वेश्चन दिया है, उसमें नॉर्मल स्ट्रेन की जगह शियर स्ट्रेन कौन सा लगाया हुआ है, तो वो गलत है। ठीक है, इट कैन मेजर नॉर्मल स्ट्रेन। ठीक, तो स्ट्रेन रोसेट होता क्या है, बेसिकली ये ग्रुप है स्ट्रेन गेजेस का, जो किसी पर्टिकुलर फैशन में लगते हैं, किसी पर्टिकुलर पैटर्न में लगते हैं, ताकि वो किसी भी डायरेक्शन में वो नॉर्मल स्ट्रेन को, वो 3 डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेन को क्या कर पाए, मेजर कर पाए ऑन दिस सरफेस ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट। दिस इज व्हाट स्ट्रेन रोसेट इज। ठीक है, अब जो पैटर्न होता है वो 2 तरह का है। एक डेल्टा टाइप है, और या ट्रायंगुलर टाइप बोलते हैं, या फिर एक स्क्वायर टाइप है जिसे हम रेक्टेंगल टाइप भी बोलते हैं। इसको मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? अच्छा, ठीक है, तो ये डेल्टा टाइप होता है ना, ये इस तरह से लगाया जाता है, इस तरह से। ठीक, ऐसा ये स्ट्रेन गेज लगा दिया, एक ऐसा लगा दिया, ठीक है, ऐसा, और एक ऐसा लगा दिया। ठीक है, तो अगर कोई पूछा जाए कि डेल्टा टाइप में एंगल कितना होता है स्ट्रेन गेजेस का, तो क्या बोलोगे? 60 डिग्री। 60 डिग्री, दिस इज डेल्टा टाइप। और स्क्वायर टाइप में क्या होता है, इस तरह से लगाया जाता है। एक ऐसा, एक ऐसा, और एक ऐसा। ठीक है, ये 0 डिग्री पे लगा, तो ये 45 डिग्री में लगा, और ये किस पे लगा, 90 डिग्री पे। ठीक, ऐसा डायग्राम बना देना। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर टाइप या फिर रेक्टेंगल टाइप। तो अगर क्वेश्चन में आपको दिखे ना कि शियर स्ट्रेन यूज करने के लिए किया गया है, तो जो खुरमी पढ़ के जाएंगे ना, सिर्फ कोई बुद्धिजीवी वैसे भी होंगे जिन्होंने कुछ और नहीं पढ़ा होगा, तो किसको आंसर लगाएंगे, शियर स्ट्रेन को, जो कि सरासर गलत हो जाएगा। नॉर्मल स्ट्रेन इसका आंसर है। हाँ, अगर वो बुद्धिजीवी हमारे जेकेएसएसबी लेवल के ही हुए, मतलब कि जेकेएसएसबी वालों ने पेपर डाला खुरमी से, तो फिर आंसर ये सही हो जाएगा। कैसे पता चलेगा सर? प्रॉब्लम हो जाएगी सर। हाँ, रिप्रेजेंटेशन वाली फिर रिप्रेजेंटेशन लगेगा। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन वाले को चैलेंज करोगे, फिर वो क्वेश्चन नल वॉइड हो जाएगा बाद में। नल वर्ड हो जाएगा सर। तो ये तरीके हैं हमारे। तो कोई बात नहीं, पर हमें तो पता होना चाहिए सही क्या गलत क्या। ठीक है, तो गलत है ये नॉर्मल स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन, ये शब्द सही है। ठीक है, ऐसा होता रहा है पहले हमारे टाइम पे, जब जेईई का पेपर हुआ 2015 में, तो ऐसा ही हुआ। गुप्ता से पेपर आया, जो क्वेश्चन गुप्ता में गलत थे, वो उनकी आंसर की में भी गलत थे। ठीक है, मतलब गुप्ता का आंसर उन्होंने सही माना और उसी के हिसाब से चेकिंग की थी। फिर कुछ क्वेश्चन नल एंड वॉइड हुए थे, 10-12 की 8 क्वेश्चन। तो वो प्रोसीजर है, वो वैसे ही होता है हर बार। ठीक है, कॉपी पेस्ट ही होता है। मैं पहले भी बताया आप लोगों को। मैं आपको एक चीज और बता दूं यार, देखो, जब आप लोग कभी भी नोटिफिकेशन पढ़ लेना एसएससी जेईई की, वो देते हैं डेट ऐसी, टेंटेटिव डेट 1 हफ्ते की, 20 से 25 ऐसे। ठीक है ना,
और इस बार कैसी डेट आई है? ऐसी डेट आई है, ऐसी डेट 22 to 25। जिन्होंने दिया होगा ना एसएससी जेई उनको पता होगा, वो निकालते हैं ऐसी डेटें। ये कहाँ से आ रहा है सब कुछ? आईएएस को करना है केएस के साथ, ये कहाँ से आ रही चीजें? केएस का आईएएस का पेपर जून में हो रहा है तो इन्होंने भी जुलाई में कर दिया, ऐसा ही कुछ हो रहा है। उसका मेंस हो रहा है अक्टूबर में, इन्होंने भी अक्टूबर में रख दिया। ठीक है, तो समझ जाओ थोड़ा सा। मे बी दिस इज एन इंडिकेशन कि आपको एसएससी जेई के सारे क्वेश्चंस करने हैं प्रीवियस। ज्यादा नहीं तो रिस्क तो नहीं लेंगे ना, तो कर लेंगे क्वेश्चन। किताब मंगवा लो आज भी अगर नहीं है तो, ठीक है। इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में रिस्क मत लेना, क्वेश्चन कर लेना सारे इसके, और बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं एसएससी जेई के। जितनी किताबें अवेलेबल है ना मार्केट में, सबसे अच्छे क्वेश्चन इसी के मिलेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है एसएससी जेई की किताब लेनी है तो ईएस मास्टर की लो, बेस्ट बुक है आईएएस मास्टर्स की। ठीक है, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा इसका, उधर से प्रिंट आउट निकाल लो, पर बुक ये सॉल्व कर लेना। मैं नहीं कह रहा कि 100% इसमें से पेपर आएगा, पर मुझे शक हो रहा है कि इस बार ये लोग यहाँ से चोरी करेंगे। इन्होंने तो चोरी करनी है। ठीक है, ठीक है। इसमें जो लास्ट टॉपिक होता है हमारे पास वो होता है थ्योरीज ऑफ फेलियर। अच्छा, अब क्या हुआ ना कि यार देखो, कोई मटेरियल ब्रिटल होता है, कोई डक्टाइल होता है। ठीक, इस तरह के अलग अलग मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो हर किसी ने अलग अलग तरह से फेलियर को डिस्क्राइब किया है। फेलियर को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि इस मटेरियल का फेलियर कैसा होगा। ठीक है, ऐसी लोडिंग लगेगी तो कैसा फेलियर होगा। तो वो जो थ्योरीज आई ना फेलियर की, वो हमारे पास, मैं इसको ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा क्योंकि लिखा नहीं है सिलेबस के अंदर। तो मैं क्या चीज़ पढ़ा रहा हूँ और वो चीज़ आ सकती है, फिर भी अगर नहीं लिखा तो वो फिर भी आ सकती है, पर उतनी आएगी, फिर उससे ज़्यादा नहीं आएगी क्योंकि सिलेबस में नहीं लिखा। अगर सिलेबस में लिखा होता तो फिर तो मैं इसके न्यूमेरिकल आपको एक्सप्रेशन भी करवाता और न्यूमेरिकल भी कराता, तो कोई फायदा नहीं है उसका। तो अब बस आप लोग समझ लें, तो हमारे पास गिनकर 5 थ्योरीज है। गिनकर कितनी थ्योरीज हैं? 5। 5 थ्योरी के अलग नाम है। ठीक है, तो जैसे मैं पहला थ्योरी का नाम लिखूं तो हमारे पास है पहला थ्योरी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? ठीक है, अगर बना तो क्वेश्चन बनेगा इसके नाम क्या क्या हैं। और ठीक है, तो इसके नाम होते हैं, एक नाम है इसका रनकाइन थ्योरी। ठीक है, दूसरा इसका नाम है लेमिस थ्योरी, और इसका थर्ड नाम है मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी। प्रिंसिपल हटा दो, मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी। ये तीनों इसके नाम हैं। ठीक है, फिर हर एक थ्योरी का अपना एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। थ्योरी का समझाने का एक फिगर का तरीका है, वो अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हर थ्योरी का याद रखना है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो इसका है वो रेक्टेंगल है, फर्स्ट थ्योरी का। और दूसरी बात, अगर गुप्ता में जाओगे तो इस पे एक क्वेश्चन भी बना हुआ है, द बेस्ट थ्योरी फॉर ब्रिटल मटेरियल। बेस्ट थ्योरी फॉर ब्रिटल मटेरियल, तो उसमें ऑप्शंस में देखोगे तो उसके ऑप्शन में आंसर आएगा आपको रनकाइन थ्योरी। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है इट इज कंसीडर्ड बेस्ट फॉर ब्रिटल मटेरियल्स। तो आपने ये याद रखना है, विच थ्योरी इज कंसीडर्ड बेस्ट फॉर ब्रिटल मटेरियल्स, दैट इज रनकाइन थ्योरी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव बना तो ऐसा बनेगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, थ्योरी के नाम क्या है। वैसा क्वेश्चन पूछेगा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को और क्या कहते हैं, लैमिस थ्योरी, गेस थ्योरी, ट्रेस्का थ्योरी, वॉन मिसेस थ्योरी। तो आप क्या पुट करोगे आंसर? लैमिस थ्योरी। इज इट क्लियर? जी सर। ठीक, एक्सप्रेशंस में नहीं करा रहा, अगर एक्सप्रेशंस कराने भी होंगे तो मेरे को उसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, और मेरे को लगता नहीं क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं है, और डिप्लोमा में इतना होता नहीं है, पेपर आपका डिप्लोमा सेट लेवल को देख के सेट होता है। ठीक, तो मैं नहीं करा रहा, यही सिलेबस में हमको सब कुछ कराना पड़ता है, तो अभी इसमें हम नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें तो सब्जेक्ट भी 5 ही पढ़ने होते हैं आप लोगों ने। नेक्स्ट है प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, इसका एक ही नाम है। ठीक है, इसका एक ही नाम है, वो नाम है सेंट विनार्ट थ्योरी।
ठीक है। तो सेंट और वेनार्ड दो अलग अलग आदमी होंगे, बीच में हाइफन है, ठीक है। तो अगर सेंट थ्योरी आ गया तब भी आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी होगा, वेनार्ड थ्योरी आ गया तब भी आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी होगा, ठीक है। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो एक सर रोम्बाइड, क्या है, रोम्बाइड, रोम्बाइड है, रोम्बस है, यही लिख रोम्बस। लो, ठीक है। रोम्बाइड लिख लो, जी रोम्बस सर। लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब लोग आप लोग समझ जाओगे। इज इट क्लियर? और ये जो थ्योरी है दिस इज आल्सो सेटिस्फैक्टरी फॉर ब्रिटल मटेरियल, मतलब इट इज नॉट कंसीडर्ड बेस्ट बट स्टिल सेटिस्फैक्टरी फॉर ब्रिटल मटेरियल। Satisfactory for brittle material. नेक्स्ट चलें। अच्छा नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास जो है दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेस पढ़ लिया, स्ट्रेन पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ठीक। और इस थ्योरी के तीन नाम हैं। पहला है ट्रेस्का थ्योरी, सेकंड इज गेस्ट थ्योरी एंड थर्ड इज, पहला रनकाइन पढ़ लिया तो कूलम थ्योरी, कूलम थ्योरी। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दैट इज हेक्सागन, दैट इज हेक्सागन, ठीक है। इसके बारे में एक बड़ी अच्छी बात है, इट प्रोवाइड्स द मोस्ट कंजर्वेटिव डिजाइन। क्वेश्चन बनता है कि कौन सा थ्योरी ऑफ फेलियर कंजर्वेटिव डिजाइन देता है। मोस्ट कंजर्वेटिव होता है कि सेफ साइड पर, मोस्ट कंजर्वेटिव डिजाइन। यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इसके तीन नाम ऑब्जेक्टिव बनते हैं, हेक्सागन ऑब्जेक्टिव बनता है, विच इज द मोस्ट कंजर्वेटिव थ्योरी, दैट इज योर मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है। और ये जो थ्योरी है दिस इज वैलिड फॉर डक्टाइल मटेरियल्स, वैलिड फॉर डक्टाइल मटेरियल। इसके बाद जो थ्योरी आता है दैट इज फोर्थ, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, ठीक है। और इसका एक ही नाम है, ये नाम याद रखेंगे, बेल्टामी, बेल्टामी हेग थ्योरी, बेल्टामी हेग थ्योरी, ठीक। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एलिप्स है, एलिप्स, ठीक है। ये जो थ्योरी है ये भी डक्टाइल मटेरियल के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक। इसको भी डक्टाइल मटेरियल के लिए लिख लो, दिस थ्योरी इज also applicable for ductile material. Is it clear? ले लिया स्क्रीनशॉट Yes, sir. आपने? नेक्स्ट Yes, sir. लास्ट थ्योरी आपके लिए जो है दिस इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेन, इससे पहले थी स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी और ये है शियर स्ट्रेन थ्योरी, शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। डिस्टॉर्शन थ्योरी है ना ये? इसको डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। याद रखना वर्ड डिस्टॉर्शन, तो शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, ठीक है। या फिर इसको हुबर हैंकी थ्योरी भी कहते हैं, हुबर हैंकी वॉन मिसेस थ्योरी, ये बंदों के नाम रखना, हुबर हैंकी वॉन मिसेस थ्योरी, ठीक।
इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी एक एलिप्स ही होता है। तो लास्ट के जो दो हैं उनका दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एलिप्स है। ठीक है, ठीक है। ये जो थ्योरी है दिस इज एप्लीकेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। और इसकी अच्छी खास बात ये है, जो स्टार मार्क इसका पॉइंट है, इट्स in perfect agreement with the pure shear case। प्योर shear case समझते हो ना, जो भी बताया था थोड़ी देर पहले, ऐसा। जी सर। अब देखो इसमें भी देखो टेंशन चलती है ना एक एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो इसमें भी यील्डिंग होता है इसमें भी, ठीक है। तो यील्डिंग किस स्ट्रेस में होता है? जब टाउ का वैल्यू ग्रेटर देन हो जाता है F//√3, इसको लिखते हैं इसमें यील्डिंग अकर्स, ठीक है। व्हेन टाउ इज ग्रेटर देन Fy/√3, ये भी ऑब्जेक्टिव बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक बात और है, फॉर 2D कंडीशन जो ये आपका shear strain एनर्जी थ्योरी है, shear strain एनर्जी थ्योरी इज सेम, ठीक है, सेम एज ऑक्टाहेड्रल shear stress थ्योरी। तो ये एक और नाम है ऑक्टाहेड्रल shear stress थ्योरी। वो कुछ नहीं होता, वो shear strain एनर्जी थ्योरी ही होता है, बस इतना याद रख लेंगे, ठीक है। यहाँ से काम बन सकता है आपका, बाकी इतना डीप में नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट थ्योरी कौन सा है ब्रिटल मटेरियल की, तो बोलो सर पहली वाली Rankines और मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डक्टाइल मटेरियल, मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डक्टाइल मटेरियल। तो आप लोग ये याद रखेंगे, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, ठीक है। अपने नोट्स में लिख लें, मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डक्टाइल मटेरियल्स इट इज डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। और ऐसा थ्योरी जो कि परफेक्ट एग्रीमेंट में है प्योर shear केस, और कोई थ्योरी प्योर shear केस को फॉलो नहीं कराता, सिर्फ यही करता है। तो इसकी खास बातें हैं कुछ 2-3, तो ये आप लोग याद रखना बातें, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर ये आज खत्म हो गया, ठीक है। रही बात इसके क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े से, अगर टाइम है आप लोगों के पास, वरना कल करेंगे। कल करेंगे सर। ठीक है, करेंगे सर। इतना रिवाइज कर लोगे ना, इतना रिवाइज कर लोगे तो वैसे ही सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, चाहे आप चेक कर लें, ठीक है। पर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अब खुरमी वगैरह में जाओगे, सूद में जाओगे, तो क्वेश्चंस आपको बड़े दिखेंगे। एसएससी में और ज्यादा क्वेश्चंस दिखेंगे, क्योंकि एसएससी में सिर्फ ये नहीं लिखा कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और ये, ठीक है ना, इस तरह से। बाकी जितना सिलेबस है उससे काफी ज्यादा पढ़ाया है मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इतना पढ़ा लूंगा एक दिन में, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो भी में से बनेंगे कल थोड़े बहुत करेंगे, आधा घंटा लगाएंगे इसके क्वेश्चंस पे, फिर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, बेंडिंग स्ट्रेसेस। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर इसको ये लेक्चर बंद करने से पहले ना, जो सबसे पहली वाली स्लाइड थी ना, वो करना, उसकी स्क्रीनशॉट नहीं ली मैंने। सबसे पहली वाली स्लाइड वो कौन सी थी सर? कब तक डालोगे वीडियो? वीडियो डालने में आज का टाइम लगता है, क्योंकि इसको कन्वर्ट होने में अभी 1 घंटा लगेगा। तो मतलब इसको अगर कन्वर्ट करना है तो मुझे 1:30 बजे तक जागना है। नहीं सर, सुबह डाल देना सर, सुबह डाल देंगे। हो गया सर? हो गया, चलो ठीक है। जी सर, थैंक यू। ओके, गुड नाइट। बाय।